नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु परिवार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का बैच हम लोग ने वादा किया था कि हम इसको चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी कड़ी में हमारी आज संविधान का आर्टिकल नंबर 7 तक हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको संविधान का आर्टिकल नंबर 8 से लेके 11, संविधान का भाग नंबर 3 पूरी तरीके से, भाग नंबर 2 पूरी तरीके से समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 8, जिन बच्चों ने मेरी आर्टिकल 60 तक की वीडियो ना देखी हो, सुबह वहां जाके वीडियो को अपलोड कर वीडियो को देख लें, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर अगर हम 8 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया भारत की नागरिकता का प्रावधान, यानी इसमें बताया गया कि भारत की नागरिकता को हम कैसे ले सकते हैं और भारत के नागरिक किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 4 प्रकार के नागरिक होते हैं। पहला नागरिक होता है हमारा सिटीजन, जो हम और आप है नागरिक। भाई अगर हम नागरिक की बात करें तो इसको बोलते हैं हम पहला क्या, नागरिक जो होता है सिटीजन, जो हम हैं आप हैं, हम सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। हमारे आर्टिकल नंबर 5 में संविधान में बताया गया कि भारत का नागरिक कैसे बना जाता है। नंबर 1, उसे भारत की माता पिता उसके दोनों या दोनों में से कोई एक, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक वह भारत में रह रहा हो और उसका जन्म भारत में हुआ, तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, अपेक्षा इन तीनों की शर्तें पूरी करने के बाद। दूसरा दोस्तों कहा गया एनआरआई। दूसरा होता है एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, अर्थात वो व्यक्ति जो भारत में नहीं रह रहा, तो उसे बोलेंगे हम एनआरआई। जो भारत में नहीं रह रहा, विदेशों में काम कर रहा, वर्क कर रहा, जैसे मान लीजिए भारत के कई लोग ऐसे हैं जो दुबई में जाके काम करते हैं। अब वो दुबई में जाके काम कर रहे हैं या फिर अरबियन कंट्रियों में जब वो काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे एनआरआई कहलाएंगे, क्योंकि वो भारत में नहीं रह रहे हैं। तीसरे होते हैं, यानी भारत में कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, तो तीसरी भारत की नागरिकता ओसीआई कार्ड के तहत मिल सकती है। ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड के तहत हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। और चौथा कंडीशन इसमें आया पीआईओ कार्ड के तहत हमें भारत की नागरिकता इसमें मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 4 प्रकार से हमें भारत की नागरिकता मिलती है। तो कैसे इन 4 प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है वो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई एक बंदा एक्स है और उसने बाई से शादी करनी। कोई बंदा जो एक्स है वो अमेरिका का है, कोई बंदा जो बाई है वो भारत का है, मतलब एक्स जो है वो फीमेल है और बाई जो है वो मेल है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसने शादी कर ली कहां की, जो भारत का मेल था, इसने अमेरिका की लड़की से शादी की। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अमेरिका चला गया, अब इसके बच्चे हुए, इसने शादी करने के बाद इसके जो बच्चे हुए, तो इसका जो बच्चा होगा वो कहलाएगा भारतीय मूल का। भारतीय मूल का वो बच्चा क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का कहलाएगा। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को, अब मान लीजिए इसके पिताजी इसके माताजी बुजुर्ग हो गए हैं और भारत में इनकी बहुत ज्यादा संपत्ति पड़ी हुई है। अब ये चाहता है बच्चा कि मैं भारत जाऊं और अपने माता पिता की संपत्ति को बेच दूं, या मैं माता पिता की संपत्ति को देखने जाऊं कि हमारे माता पिता ने भारत में क्या उनका है, मैं अपने परिवार से मिलने जाऊं, मैं अपने दादा से मिलने जाऊं, मैं अपने पिताजी के परिवार से मिलने जाऊं, ये बच्चा चाहता है, या भारत में घूमने की वो सोच रहा है। तो भारत सरकार ने इनके लिए एक वीजा रखा है, जिसके तहत आप ओसीआई के तहत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आप सीधे भारत में आ सकते हैं, भारत में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आपको बिना वीजा के यहां पर रहने की परमिशन। इसी के तहत पीआईओ भी वैसे ही है, सेम, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि यहां पर कहा गया 15 साल तक, यहां पर कहा गया 15 साल तक, यानी 15 साल तक कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर वो भारतीय मूल का है और अगर उसने पीआईओ में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसको 15 साल तक भारत में आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने
इसको बदल दिया। 2014 में क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसने कहा कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम ओसीआई में रजिस्ट्रेशन कराएं या पीआईओ में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो मोदी जी की सरकार ने पीआईओ को समाप्त कर दिया और वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे पास केवल ओसीआई ही चल रही है। और ओसीआई जो है वो हमारी क्या है, ओसीआई जो है वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यानी दोहरी नागरिकता की बात करती है। भाई आप जरा ध्यान से अगर इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता तो दिखाई पड़ ही रही है। यानी ये जो भारतीय मूल का है, ये भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, अब इसने क्या किया, भारत के आदमी ने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, तो ये दोनों अमेरिका के हो गए, तो इसका जो बच्चा होगा वो अमेरिका का नागरिक तो हो गई। तो ये क्या हुआ, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक। अब ये भारतीय मूल का और अमेरिकी नागरिक है, तो एक तरह से इसके पास अमेरिका की नागरिकता है, एक तरह से इसके पास अमेरिका की नागरिकता है। अब ये भारत में ओसीआई के तहत रजिस्ट्रेशन कराता है, तो ओसीआई में इसको बिना वीजा के क्या है, घूमने फिरने की परमिशन है। आएगा, घूमेगा, फिरेगा, चलेगा, जहां रहेगा वहां रहेगा, अपने घर आएगा, अपने गांव आएगा, अपनी संस्कृति देखेगा, अपनी सभ्यता को देखेगा। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं भारत में नागरिकता तो ले रहा है, भाई कभी भी आ सकता है। तो इसने क्या लिया, भारत की नागरिकता ली। अब इसने जो भारत की नागरिकता ली तो भाई दोहरी नागरिकता नहीं होगी, भाई ये दोहरी नागरिकता हो गई ना। तो भारतीय मूल का व्यक्ति दोहरी नागरिकता यहां से शुरू की गई थी। आपको बता दें ये चीज हमारे अंदर कहां से आई कि हम लोग इन लोगों को पीआई और ओसीआई देंगे। तो बेटा हुआ क्या कि 7 से 9 जनवरी को हमारे यहां प्रवासी सम्मेलन होता है, प्रवासी सम्मेलन। और ये प्रवासी सम्मेलन यानी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है। अब इस 9 जनवरी को जब प्रवासी दिवस होता है तो इस दिवस के दिन क्या हुआ कि 1915 में हमारे देश के महात्मा गांधी जी जो थे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत वापस आए थे, ब्रिटेन से भारत वापस आए। 1915 में महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत वापस आए। अब 1915 में जब महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत वापस आए तो ब्रिटेन से भारत वापस आए तो क्या देखने को मिला कि हमने इनके जन्मदिन मतलब इनके आने के दिन पर 2003 में 9 जनवरी को यानी 7 से 9 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन मनाना शुरू कर दिए, प्रवासी सम्मेलन करना शुरू कर दिए। प्रवासी सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य था वो केवल इतना था कि हम लोग विदेशी उन व्यक्तियों को बुलाएं जो भारतीय मूल के हैं और भारत में आकर भारत में भारत के व्यापार को देखें, भारत की संस्कृति को देखें, भारत की सभ्यता को देखें, भारत के कल्चर को देखें, भारत के रिलीजियन को देखें और देखने के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। मतलब इन्वेस्टमेंट तो हमारा गौण उद्देश्य था, प्रॉपर उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा एक मेन मकसद जो था वो यही था कि ये लोग आए और यहां पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि पिछले कई सालों से भारत के लोग विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में अपनी धाक जमा चुके हैं, अच्छे खासे पदों पर बैठे हुए हैं भारतीय मूल के लोग, है ना। अब आप देखिए जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उस देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का बना। मैं बात कर रहा हूं सुनक साहब की। जी हाँ, सुनक साहब इन्फोसिस के दामाद जो है, इन्फोसिस कंपनी के नंदन नीलकणी जो है उनके दामाद हैं सुनक साहब, राजीव सुनक। उनके दामाद जो है राजीव सुनक वो ब्रिटेन के पीएम बने। 200 साल जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया, आज उस देश का प्रधानमंत्री हमारा भारतीय मूल का है, यानी उसकी रगों में जो खून जा रहा है वो भारत के व्यक्ति का जा रहा है। तो अच्छे पदों पर भारतीय मूल के लोग पहुंच चुके हैं। तो हमारा मकसद इतना था कि हम लोग उन्हें बुलाएं और भारत में इन्वेस्टमेंट बनाएं। और इसी कड़ी के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ड्रेल होना चाहिए, अर्थात ब्रेन गेन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भारत का व्यक्ति विदेश चला जाता था, हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे लोगों को खरीद के विदेश भेज दिया जाता था, तो हम उन्हें रोकते थे और उसकी बदनामी कर देते थे, देखो वो वहां चला गया, ये गलत हुआ, ये ऐसा हुआ। लेकिन अब हमारी जो वर्तमान की सरकार है
वो क्या कर रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर रही। अब हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो ये कह रही है कि जिसको विदेश जाना है वो विदेश जाए, हम उसको विदेश भेजेंगे। क्योंकि विदेश जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम लोग विदेश जाते हैं, अच्छे खासे पदों पर वहां पहुंच जाते हैं, तो वहां की सरकार हमारी बात सुनती है और हमारे देश के प्रति कुछ भी गलत नहीं करती। क्योंकि अगर ब्रिटेन में, अमेरिका में 3 करोड़ भारतीय लोग हैं, तो वहां की सरकार भारत के लिए काम करेगी ही करेगी। और अगर अमेरिका भारत के लिए काम करेगा तो इससे अच्छी बात क्या है, भारत का दोस्त है, भारत के साथ खड़ा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। और वहां के राष्ट्रपति को भारत का साथ लेना ही पड़ता है, क्योंकि 3 करोड़ की जनसंख्या भारतीय मूल की है। आज अगर आप भारत का साथ नहीं देंगे तो वो आपको वहां वोट नहीं देंगे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रेन गेन की बात कही थी, ब्रेन ड्रेन की हटा। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, भारत का व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, तो उसको हम ट्रेन करेंगे और उससे कहेंगे कि जाओ और वहां पर अच्छे सर्वोच्च पदों पर पहुंचकर व्यापार को खड़ा कर कर भारत को लाभ पहुंचाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि भारत में, मतलब अब विदेश के व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। तो कैसे ले सकते हैं विदेश के व्यक्ति भारत की नागरिकता, उसके बारे में आप देखिए। देखिए, भारत का व्यक्ति भारत की नागरिकता, मतलब विदेश का व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, तो अब भारत के व्यक्ति को भी तो विदेश की नागरिकता लेना जरूरी है ना। तो भाई वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। तो आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया, आर्टिकल नंबर 9 हमारा कहता है नागरिकता का निलंबन, नागरिकता का निलंबन। आर्टिकल नंबर 9। नागरिकता का निलंबन का मतलब क्या है? नागरिकता का निलंबन का मतलब है कि हमारे देश के संविधान में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारत की क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो। नागरिकता का निलंबन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता, जैसे मान लीजिए मैं गौरव साहब, अब मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो अमेरिका की ले ली तो भारत की समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में तो एकल नागरिकता है। मैं एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। हाँ, कुछ विशेष लोगों के लिए नियम है, लेकिन वो विशेष लोग विशेष होना चाहिए। विशेष का मतलब है जैसे सचिन तेंदुलकर अगर अमेरिका की नागरिकता लेने की सोचें, तो वहां पर कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुम अमेरिका की नागरिकता क्यों ले रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को तुरंत अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा और नागरिकता दे देगा, क्योंकि वो विशेष है। ओबामा जी अगर हमारे देश में आए और हमसे नागरिकता लेना चाहें, तो हम उन्हें तुरंत नागरिकता दे देंगे, क्योंकि हमारे लिए वो ओबामा जी देश के राष्ट्रपति। तो इस तरह से भारत की क्या है, नागरिकता की बात कही गई। तो आर्टिकल 9 आपको समझ में आया, नागरिकता का निलंबन। निलंबन का मतलब आप समझ गए। अच्छा, और भी तरीके से निलंबन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कारण है निलंबन करने का नागरिकता का। दूसरा कारण यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है, हमारे देश में रह के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, हमारे देश की लड़ाई झगड़े में इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो उसकी भी नागरिकता हम समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह भी है कि नागरिकता निलंबन के तहत हम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सरकार किसी व्यक्ति को जाति दुश्मनी से, वैसे तो ये होता नहीं है कभी, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर सरकार ऐसा कर भी देती है, तो वो कोर्ट जाके अपनी नागरिकता को वापस ले सकता है। तो नागरिकता के निलंबन के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं। नागरिकता का निलंबन और भी चीजों की वजह से होता है। अगर आप देश के प्रति देशद्रोही हैं तो आपका निलंबन हो जाएगा, या आप देश के ऐसे संलिप्त काम में पाए गए जहां देश को नुकसान है, तो आपकी नागरिकता का निलंबन कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल 10 में नागरिकता की क्या कहा गया? आर्टिकल 10 में कहा गया नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 10 में कहा गया कि नागरिकता के क्या मिलेंगे, हमें अधिकार मिलेंगे। तो देखिए, नागरिकता के अधिकार, आर्टिकल नंबर 10।
अब नागरिकता के अधिकार का मतलब क्या है? नागरिकता के अधिकार का मतलब है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति और भारत में रहने वाला व्यक्ति। कहने का मतलब है कि विदेश का व्यक्ति जब भारत में आएगा तो उसे कौन से अधिकार मिलेंगे और कौन से उसे नहीं मिलेंगे। तो देखिए आर्टिकल 20, जब विदेश का व्यक्ति भारत में घूमने आएगा तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल उसे मिलेंगे। ठीक है। अब उसे कौन से नहीं मिलेंगे? तो आर्टिकल 19 नहीं मिलेगा, आर्टिकल 14 नहीं मिलेगा और आर्टिकल नंबर 16 नहीं मिलेगा। यानी जो विदेश के व्यक्ति हैं विदेशी को मिलेंगे और विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने बोला नागरिकता के अधिकार, तो नागरिकता के अधिकार का मतलब होता है कि आपको कौन से अधिकार मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कौन से अधिकार मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। अगर कोई विदेश का व्यक्ति भारत में घूमने आता है तो उसके कुछ अधिकार हम उसे देंगे, जैसे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराध से संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है अपराधियों से संरक्षण। तो मतलब ये हुआ, गिरफ्तारी से संरक्षण भी कह सकते हैं। क्या आप आर्टिकल 20 में किसी विदेशी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको कुछ अधिकार देना पड़ेंगे ना आपको उसको वकील देना पड़ेगा, है ना। आपको वकील के साथ साथ उसको अच्छा भोजन देना पड़ेगा, जेल के अंदर अच्छी सुविधा देना पड़ेगी, उसको अपनी कानूनी रूप से सलाह रखने की सलाह देना पड़ेगी, उसको उसके घर वालों से मिलाना पड़ेगा, उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 20 में जो शामिल है वो सब उसे मिलेंगे। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम मुंबई आतंकी हमले में देख सकते हैं। मुंबई के आतंकी हमले में क्या हुआ कि कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया जिंदा। भाई कसाब को हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया, है ना। 9 आतंकवादी हमने मार दिए गए, 10वां आतंकवादी जो कसाब था उसे हमने जिंदा पकड़ लिया। कसाब को जिंदा पकड़ने के बाद क्या देखने को मिला कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिली कि कसाब को भी हमने एक वकील दिया। कसाब को वकील देना था, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि हम कसाब को भी क्या दें, वकील दें। कसाब को अपनी बात रखने का मौका मिला, कसाब को अपने देश में केस लड़ने का मौका मिला, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे सजा मिली। कसाब को पाकिस्तान में उसके जो परिवार वाले हैं उनसे बात करने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि कसाब उनके देश का है। वो उनकी कुछ राजनीतिक वजहों की वजह से था, लेकिन कसाब उनके देश का था। ये बात पूरी दुनिया में प्रूव हो चुकी थी। तो कसाब जो था वो आर्टिकल 20 में उसको सारे अधिकार मिले। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो सबको मिलेगी मिलेगी, सिंपल है। क्योंकि अगर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आप विदेशी व्यक्ति को नहीं देंगे तो वो घूमने क्यों आएगा? भाई वो आपके देश में आप उसे थोड़ी मार दोगे, उसको सांस लेने की स्वतंत्रता रहेगी, उसके शरीर की उसकी स्वतंत्रता रहेगी, है ना। आर्टिकल 23 का आ गया बलात्श्रम। तो भाई आर्टिकल 23 में कहा गया बलात्श्रम, इसका मतलब हुआ कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को आप बलात् यानी बल के आधार पर काम नहीं करवा सकते। ये भी उसे आर्टिकल मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आया, भाई रंग से काला है या रंग से गोरा है, तुमने उसे पकड़ा और उसको अपने गांव में कहा चल भाई कंडे को कंडा पात दे तू, है ना। ऐसे कैसे पात देगा वो कंडा? उसने कभी अपने घर पे कुछ नहीं पाता तो वो कंडे का पातेगा? लूअर नहीं पाते, समझ रहे। तो कंडा वो कभी नहीं पातेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप उस पर बलात्श्रम नहीं करा सकते। बेचारा तुमने कहा, जैसे अपन लोग होते ना, कबरे कहावत होती सब यूपी वाले अकेले में घिल लेता आदमी उनको, आज आजा तो मैं अकेले मिला, आप तो बता रहा हूँ मैं बाद में बहुत बोल रहा हूँ। तो स्कूल में होता ना, बाहर निकले बोले आज तो बाहर निकल स्कूल के बाहर मिल रहा हूँ मैं तेरे से। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। पता लगा बेचारा वो पाकिस्तान को घूम गया, तुमने भाई गिल्ला बोले बहुत बोल रहे थे बात ना शरत पे आओ साले बता रहा तुम्हें। तो ऐसा नहीं होता बेटा, वरना तुम कहोगे अब हमारे घर साले तुम लेटरिन साफ करो, ये चीज ये नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का है, ठीक है, नल्ला है वो तो देश वैसे ही कुत्ता देश है, लेकिन ठीक है वो कुत्ता है तो क्या हुआ, उससे इंसान थोड़ी कुत्ते देश है ना, वो चीज है। तो आर्टिकल नंबर 23, भाई पाकिस्तान को हम ऐसा बोल रहे हैं, कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, तो वो साले खुद पाकिस्तान के इसलिए बुरा लगता उन्हें, है ना। कश्मीर में तुम देख रहे पाकिस्तान के झंडा फहराते, क्यों फहराते पाकिस्तान के झंडे? क्यों फहरा रहे? साले खा रहा है हमारी और निभा रहा है पाकिस्तान की, ये चीज। आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 में आर्टिकल 25 में क्या क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि हम लोग अपने धर्म की क्या करेंगे? स्वतंत्रता रखेंगे। भाई जो विदेशी व्यक्ति आएंगे उन्हें भी अपने धर्म की स्वतंत्रता
रखने का मौका होगा। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 25 होगा उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता रहेगी। उनके देश में कैसी स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपने देश में स्वतंत्र रहें, अर्थात भारत में आए, अपना ईसाई धर्म अपनाए तो ईसाई अपनाए, इस्लाम अपनाए तो इस्लाम की पूजा करें, और अन्य धर्मों के लोग हैं तो उनकी पूजा करें, कोई इश्यू नहीं है इस बात। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 में क्या कहा गया कि वो अपने मतलब उनकी जो पूजा पाठ के जो धार्मिक स्थान है उनकी चल अचल संपत्ति पर उनका अधिकार रहेगा। तो जो विदेशी व्यक्ति हैं इधर आते हैं, उनकी मंदिर की, जो उनकी गिरजाघरों की, जो उनकी मस्जिद की जो भी संपत्ति है उनका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 में कहा गया कि भाई हम लोग धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लेंगे, तो किसी विदेशी व्यक्ति को हम धर्म के आधार पर टैक्स नहीं वसूलेंगे कि भाई आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, आप इस देश में आए हो तो आपको चंदा देना ही पड़ेगा, गणेश जी आ रहा है गणेश जी को चंदा ही देना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 28 में कहा गया किसी धार्मिक स्कूल कॉलेजों में, मतलब जो सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कूल कॉलेज हैं उनमें आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएंगे ना, AM यूनिवर्सिटी में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो धर्म की शिक्षा वहां अलाउ नहीं रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 28 कहता है कि आप धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते। विदेशी व्यक्तियों को क्या नहीं मिलेगा? आर्टिकल 19 नहीं मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विदेशी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन विचार की भी स्वतंत्रता है, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे देश के किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, तब तक उन्हें यह स्वतंत्रता है। दूसरी बात, उनकी स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, तो भैया उन्हें मीडिया की स्वतंत्रता भी उन्हें नहीं है कि भाई वो वीडियो बना लो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कि यहाँ चैनल खोल के बैठ गए, नहीं, आपको यह अधिकार नहीं है। आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार, तो समता का अधिकार भी नहीं है विदेशी व्यक्तियों को। इसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी पुरातत्व स्थल पर जाते हैं तो आपके लिए टिकट 50 रुपए का है, उनके लिए टिकट 200 रुपए का है, तो समता नहीं है उनके लिए, और हम समता रखना भी नहीं चाहते, क्योंकि देखो वो टूरिस्ट हैं, उन्हें हम अच्छी सुविधा देना चाहते, और ऐसा नहीं अपने देश के लोगों को अच्छी सुविधा नहीं देते, हम अपने देश को भी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम उनको, क्योंकि देखो हमारे यहाँ डॉलर और रुपए में बहुत बड़ा अंतर है, तो हम उनसे उतना ही पैसा लेते हैं जितना हम 50 रुपए हो जाए। आर्टिकल 16 कहता है कि लिंग, जाति, मूलवंश के आधार पर क्या नहीं करेंगे भाई, हम उन्हें, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें हम आरक्षित करेंगे। तो अब कोई विदेश का व्यक्ति भारत से आया और वो कमजोर वर्ग से आया या कमजोर देश से आया, तो हम उसको आरक्षित थोड़ी करेंगे। कुल मिला के यह है कि आरक्षण आर्टिकल 16 में देते हैं, विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो इतने अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। तो ये था आर्टिकल नंबर 10 कि विदेशी व्यक्ति को कितने अधिकार मिलेंगे, और आर्टिकल नंबर 10 में कहा कितने नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल नंबर 10 आ जाता है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर हमारा 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता, भाई आर्टिकल 11 में सीधी सी बात कही गई कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है। नागरिक के कानूनों में संशोधन कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संसद को यह अधिकार है, कहने का मतलब क्या है कि संसद अगर चाहे, और चाहे क्या, अभी जैसे हमारे देश के गृह मंत्री थे, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर आए श्री अमित शाह, तो अमित शाह जी ने क्या किया, एक CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लिखकर है, ठीक। अब CAA क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में नागरिकता के लिए कुछ रूल्स आए थे, नागरिकता के लिए रूल्स आए थे। रूल्स क्या थे कि जो हिंदू अल्पसंख्यक देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से जो हिंदू आएंगे या गैर मुसलमान, हिंदू नहीं बोल सकते हम, यहां बोलेंगे गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो व्यक्ति आएगा उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भाई उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो कहां की, मतलब पाकिस्तान के यहां से जो मुस्लिम आएंगे उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, ये इसमें रूल था। मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी, गैर मुसलमानों को नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल 11 के तहत ही तो हमारे गृह मंत्रालय ने नियम लाया
क्योंकि आर्टिकल 11 तो कहता है संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता में संशोधन कर सकती है। सबसे पहला संशोधन हमारा 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था, और यही तो सब, इसी में ही तो ये वाला रूल डाला गया। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम बहुत बड़ा संशोधन अधिनियम था, जिसमें नागरिकता के बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। तो ये जो CAA आया, ये बहुत अच्छा कानून था, क्योंकि ये उनके लिए था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए हुए गैर मुस्लिम लोग थे, वो भारत में आए और भारत में उन्हें सीधी नागरिकता दे दी जाएगी। तो इस पर हमारी जनता को इस तरह से समझाया गया, इस तरह से बताया गया कि भाई जनता हमारी, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो समझदार लोग थे वो ठीक है, जो समझदार नहीं थे या जिन्हें बहला फुसला दिया गया, वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मुझे कहीं से गलत नहीं लगता, मुझे कहीं से गलत नहीं लगता, मेरा एक पर्सनल विचार है, मुझे कहीं से गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि CAA कानून कोई गलत कानून नहीं है। वो देखो सिंपल है कि पाकिस्तान से मुसलमान तो आएगा नहीं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से मुसलमान तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यार। पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है। अब इस्लामिक राष्ट्र में पाकिस्तान का व्यक्ति, पाकिस्तान का मुस्लिम भारत में क्यों आएगा? उसे आने की जरूरत ही नहीं है। जब उसका देश खुद इस्लामिक राष्ट्र है तो वो यहां क्यों आएगा? बांग्लादेश में भी भाई ये इस्लाम बाहुल्य है, तो वो भारत क्यों आएगा? तो अफगानिस्तान में भी ये इस्लाम है, तो फिर भारत क्यों आएगा? भारत में वही आएंगे जहां वो सताए जा रहे हैं, वो दबाए जा रहे हैं, उनकी संस्कृति नहीं मानी जा रही है, तो वही आएंगे ना। तो इसलिए तो कहा गया कि जो गैर मुसलमान होंगे उनको हम नागरिकता देंगे। तो आर्टिकल 11 में CAA एक्ट लागू किया गया था। तो आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता पर कोई भी रूल्स, कानून बना सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको आर्टिकल 7 से 11 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इस बैच को जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे आप ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर जाके विद्या गुरु क्लासेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐप पर सेड पेपर UP SSC पैड के डाल दिए गए हैं। 40 रुपए में 107 सेड पेपर आपके हैं। बहुत सस्ता, अच्छा और मजबूत। वो कहते हैं ना, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तो दोस्तों इसी के तहत हमने UP SSC पैड के सेट पेपर हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे। सो देर किस वास्ती, कहीं आप चूक ना जाए, जल्दी जाए प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करें, विद्या गुरु क्लासेस, और टेलीग्राम से जुड़े, MCQ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।